हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स सीरीज़ में औद्योगिक क्षेत्र। इससे पहले आपको 11 पार्ट कराए गए इकोनॉमिक्स के मैंने कराए हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएगी। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ये आपकी अब तक की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करिए, और जब ये सीरीज चल रहा है तो देखने वाले कोई नहीं है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स, और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी के साइंस को कवर करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे हमारा एक कोर्स है जो कि फ्रेंड्स 9th और 10th क्लास के जो भी साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, साइंस के जो बुक में दिए गए हैं उसको मैंने कवर करा रखा है, और उसमें अभी और भी चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में आपको थ्योरी मिलता है, यानी बुक में आपको पढ़ाता हूं, इंपॉर्टेंट जो भी उसमें होते हैं वो सब चीज़ पढ़ा देता हूं। उसके बाद एमसीक्यू भी देखते हैं और उसका शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सभी चीज़ें आपको जस्ट 149 के साथ मिल रही है। तो अब देर क्यों ही करना है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको पता ही है कि साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ख़ास करके एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी साइंस इंपॉर्टेंट है ही। तो इस सीरीज़ को जाकर के अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करना चाहते हैं तो खुद को टाइम दीजिए और बेहतरीन तरीक़ों से पढ़िए और बेहतरीन चीज़ों को पढ़िए, ताकि आप सिलेक्शन ले सको। सिर्फ टाइम पास करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आप जाइए और इस सीरीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो करिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए क्या क्या चीज़ें आपको देखिए जानना चाहिए। तो हम सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है, आप सभी को पता है। भारत एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है, देश है, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, और भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आज़ादी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, यानी आज़ादी से पहले अगर भारत में बात किया जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार किसको माना जाता था, तो वो कृषि को माना जाता था। भारत में 19वीं शताब्दी के मध्य आधुनिक और बड़े उद्योगों की स्थापना शुरू की गई। भारत में आज़ादी के बाद औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव 1948 में पारित हुआ था, यानी सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उन्होंने 1948 में इसे पारित किया था। तो ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले औद्योगिक नीति 1956 में आया था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, जिसमें देश के तीव्र औद्योगिक विकास पर बल दिया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष बल दिया गया, और वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों की स्थापना पर काफ़ी विशेष बल दिया गया था। और इसमें भी स्थापना भी किए गए थे अलग अलग उद्योगों की, जैसे राउरकेला प्लांट हो गया था और दुर्गापुर हो गया। इस तरह के प्लांट की स्थापना की गई थी विदेशी देशों की सहयोग से। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बल दिया गया था ने यह अनिवार्य कर दिया कि नियोजित आर्थिक विकास एवं तीव्र औद्योगिकरण हेतु स्पष्ट नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाए। तीव्र औद्योगिकरण के लक्ष्य को व्यावहारिक रूप देने के लिए 30 अप्रैल 1956 को औद्योगिक नीति 1956 की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या है कि तीव्र औद्योगिकरण के लक्ष्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए जो कि ये नीति बनाया गया था। उसके बाद आता है औद्योगिक नीति 1977। इसमें हम पढ़ेंगे कि 23 दिसंबर 1977 को जनता सरकार के उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। यानी जॉर्ज फर्नांडिस जो थे इन्होंने इस नीति को घोषित किया था। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के संबंध में 1956 की नीति पर ही बल दिया गया, यानी इसमें भी वही नीति को बल दिया गया था। इसके बाद आगे देखते हैं, नीति आता है फिर से 1980 के संबंध में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो कांग्रेस नीति द्वारा जुलाई 1980 में औद्योगिक नीति घोषित की गई, जिसमें सार्वजनिक उद्योगों के कुशलतम प्रबंध पर बल दिया गया ताकि इसकी विश्वसनीयता में वृद्धि हो सके। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण, विस्तार एवं पिछड़े क्षेत्रों को विकास की ओर अग्रसर करना। ट्रेडमार्क, भौगोलिक सांकेतिक पंजीयन एवं पेटेंट नियंत्रक के निर्णयों के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई हेतु चेन्नई में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड स्थापित किया गया था। तो ये थोड़ा सा जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसमें ज़्यादा और कुछ हम नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ना होगा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। भारत में सर्वाधिक उद्यमों की संख्या तमिलनाडु में, जबकि महाराष्ट्र दूसरा स्थान है।
तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है आर्थिक गणना। आर्थिक गणना देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के लिए असंगठित उद्यमों के सर्वेक्षण के लिए बेहतर ढांचा उपलब्ध कराने हेतु 1977 में पहली बार देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी। यानी पहला प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि पहली बार देशव्यापी आर्थिक गणना कब कराई गई थी? 1977 में। किसने कराया था? तो CSO ने कराया था। ठीक है, यह गैर कृषि उद्यमों के वितरण, रोजगार आदि से संबंधित थी। उसी के साथ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे पहला आपका आर्थिक गणना 1977 में हुआ, सेकंड दूसरी आर्थिक गणना 1980, तीसरी 1990 में और चौथी 1998 में कराई गई थी। पांचवी आर्थिक गणना 2005 में तथा नवीनतम छठी आर्थिक गणना 2013 में कराई गई थी। 30 जुलाई 2014 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा छठी आर्थिक गणना के अंतिम प्रोविजनल आंकड़े जारी किए। इसके साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के सहयोग से जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान छठी आर्थिक गणना की वर्कफील्ड संचालित किया गया। इस आर्थिक जनगणना में फसल उत्पादन, बगान, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रतिष्ठानों को छोड़कर विधिक कृषिगत एवं गैर कृषिगत क्रियाकलापों में लगे प्रतिष्ठानों को भी सम्मिलित किया गया। इसके साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। इस गणना के अनुसार इतना प्रतिष्ठान के साथ उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान रहा। इस दृष्टि से अन्य अग्रणी 4 राज्यों में इस क्रम हम देख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र, उसके बाद थर्ड पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे तमिलनाडु और लास्ट में 5वां नंबर पे आंध्र प्रदेश आ जाता है। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो देखिए, उद्यमों के प्रकार होते हैं और वर्तमान निवेश सीमा 2006 में निर्धारित की गई थी। प्रस्तावित निवेश सीमा, ये कुछ आंकड़े दिए गए, आप यहाँ पे चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। महारत्न कंपनियां, जिसकी शुरुआत 2009 में की गई थी, और महारत्न नवरत्न कंपनियों के बारे में आपको पता ही होगा। देखिए, महारत्न कंपनियों की जो स्टार्टिंग है 2009 में हुआ था, जबकि नवरत्न कंपनियों की स्टार्टिंग 1997 भारत सरकार ने नवरत्न योजना शुरू किया था। इसमें अलग अलग कंपनियां शामिल हैं, जो कि कुछ नवरत्न कंपनियां हैं, कुछ महारत्न कंपनियां हैं। तो उसका हम अलग एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो जो पुराना डाटा दिया गया, तो मुझे बताने से कोई ज़्यादा ये नहीं है, तो हम एक अलग वीडियो ला देंगे महारत्न और नवरत्न कंपनियों से रिलेटेड, ताकि उसमें जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ नए महारत्न कंपनियां का दर्जा दिया गया, कुछ नए नवरत्न कंपनियां भी जुड़े हुए, तो उस पर हम एक अलग विशेष वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इस चीज़ को यहीं पे छोड़ते हैं और इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, भारत के प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह के भारत के प्रमुख उद्योग हैं भारत में, जैसे लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट, कोयला, पेट्रोलियम, कपड़ा, रत्न एवं आभूषण और चीनी उद्योग। तो भारत के कुछ प्रमुख इंडस्ट्रीज़ हैं, आप इस तरह से देख पाएंगे। और चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्रों के नाम और उनका स्थान। जैसे राउरकेला इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से की गई थी, जर्मनी की सहायता से। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से किया गया। दुर्गापुर की बात करें तो इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल के ब्रिटेन की सहायता से। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र जो है, इसकी स्थापना झारखंड में रूस की सहायता से की गई। विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक में बेल्लारी जिले में स्थित है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश में, और सल्यान इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में, ये याद रखिएगा सल्यान। और दातेरी इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है। तो ये दोनों नाम से क्लियर नहीं होगा, इसलिए अच्छे से आपको याद रखना है, सल्यान और दातेरी। सल्यान तमिलनाडु में और दातेरी आपका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, भारत के प्रमुख एल्युमिनियम जो संयंत्र है वो आप देख लीजिए, जैसे इंडाल्को है, ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, स्थापना 1937 में। और इंडल की बात करें तो मोरी, और इसके साथ साथ और भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया 1938 में इसकी स्थापना। और हिंडाल्को है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, 1958 में स्थापना किया गया। मालको, बाल्को, नाल्को, इन सभी को आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। सीमेंट उद्योग प्रमुख अवसंरचना उद्योग है, इसका प्रारंभ जो है वो 1838 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। 1989 में सीमेंट से वितरण संबंधी प्रबंधों को हटा दिया गया और औद्योगिक विकास और नियमन कानून 1951 के तहत इसे लाइसेंस से 1991 में छूट दे दी गई।
तो भारत में सबसे पहला जो संयंत्र है वो 1904 में स्थापित किया गया था, तो इसको बस याद रखिए। बाकी इसमें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में रेशम का आधुनिक कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1832 में हावड़ा में प्रारंभ किया गया था। देखिए, ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आप चाहे तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। मुंबई देश का बृहत्तम सूती वस्त्रों का केंद्र है। इसे सूती वस्त्र की राजधानी या फिर कॉटनोपोलिक्स या फिर मैनचेस्टर की उपमा दी गई है। गुजरात का अहमदाबाद राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र का केंद्र है। इसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है या फिर भारत के बोस्टन की संज्ञा दी गई है। उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में कानपुर को जाना जाता है और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कोयम्बटूर को जानते हैं। तमिलनाडु का कोयम्बटूर सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये 3 जो प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूर्व का बोस्टन या फिर भारत का बोस्टन अहमदाबाद, ये पूछा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर पूछा जाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन सभी 3 पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था सितंबर 2014 में, तो बस इतना याद रख लीजिए। और डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना के रूप में शुरू की गई थी, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया। तो बस फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज को। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। भारत में प्रथम जो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी वह आपका 6 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन बी। भारत सरकार के अनुसार लघु उद्योग वह है जिसका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपए से अधिक हो लेकिन इससे अधिक ना हो, तब उसे हम लोग लघु उद्योग कहते हैं। वो आपका आ जाता है 50 करोड़, यानी 1 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए और 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, जिसको MSME के नाम से जानते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें MSME, तो ये देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है, जो कि कृषि के बाद दूसरा स्थान रखता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, याद रखना है। MSME क्षेत्र जो है समग्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 28% का योगदान देता है। लगभग 28% ज़्यादा ही देता है, लेकिन लगभग 28% ये सही है। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही होगा, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है। भारत के प्रमुख 8 उद्योगों का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, इनमें से कौन नहीं है। तो देख सकते हैं, खनन, धातु कर्म संचालन और दवाइयाँ इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। इसके अंतर्गत आता कौन कौन से 8 भारत के प्रमुख उद्योगों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका शामिल होता है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और बिजली उत्पादन। ये टोटल 8 जो कि भारत के उद्योग माने जाते हैं, भारत के प्रमुख उद्योग माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में से अगर हम देखें तो आपका कृषि आ जाएगा। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों के निष्कर्षण और उपज से संबंधित है। प्राकृतिक क्षेत्र में कृषि, डेयरी, मत्स्य उद्योग, वानिकी शामिल होते हैं। द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये 2 भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भारत में पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में पहला स्टील प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। भारत में पहला इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में भारत में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में स्थापना किया था। जमशेदजी टाटा को लोकप्रिय रूप से भारत उद्योग का पिता कहा जाता है, भारतीय उद्योग का पिता कहा जाता है। 1907 में जो स्थापित हुआ, इसे बाद में टिस्को के नाम से जाना गया। ठीक है, टिस्को। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक आर्थिक गतिविधियाँ। तृतीयक आर्थिक गतिविधियाँ, तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। तो यहाँ पे हम कहेंगे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार आ जाएगा, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार।
नेक्स्ट है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? तो जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा जो आपका थर्ड सेक्टर से मिलता है, यानी सेवा क्षेत्र से मिलता है। यहाँ पे सी को टिक करेंगे, थर्ड सेक्टर। बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो हम कहेंगे पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। तो सी बिल्कुल सही होगा। प्रसिद्ध एल्युमिनियम कंपनी नाल्को किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? नाल्को जो है वो किस देश की सहायता से? तो फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया, ऑप्शन डी। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन कहा जाता है गुजरात के अहमदाबाद को, गुजरात के अहमदाबाद, ऑप्शन बी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो गया आपका कोयम्बटूर, ठीक है। उत्तर भारत का हो जाता है कानपुर। नेक्स्ट पॉइंट कि भारत विश्व में जूट के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? भारत विश्व में जूट के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो ये आपका हो जाता है पहले स्थान पर है, जूट के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। सिंदरी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका झारखंड के धनबाद में सिंदरी स्थित है। तो ये पड़ता है आपका, मतलब जो फेमस है वो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, उर्वरक संयंत्र के लिए फेमस है, ठीक है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र के लिए। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान जो है वो आपका पंजाब है, पंजाब, ऑप्शन ए। निम्न में से किस स्थान पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई थी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, तो वो आपका इंटीग्रल कोच यानी चेन्नई, यानी चेन्नई मतलब कपूरथला। देखिए याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, इंटीग्रल कोच, कोच च से चेन्नई, और चेन्नई में आपका ये आपका कपूरथला पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में देखने को मिलता है, इंग्लैंड में, ऑप्शन डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट आता है कि पीएसीएस का पूर्ण रूप क्या है? पीएसीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन ए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की ज़मीनी स्तर की शाखाएँ होती हैं। पीएसीएस सीधे ग्रामीण यानी कृषि उधारकर्ताओं से निपटता है, उन्हें ऋण देता है और दिए गए ऋणों को पुनर्भुगतान एकत्र करता है, और वितरण और विपणन का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ध्यान रखना है 1991 में हुआ था, लेकिन डेट याद रखना है 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991, ऑप्शन ए। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों का निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग सीडो की स्थापना कब की गई थी? सीडो की स्थापना की गई थी 1954 में। एक होता है सिडबी, ठीक है, सिडबी भी याद रखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में पड़ता है, और ये 1990 में स्थापित किया गया था। तो इसको भी याद रहेगा, सीडो अगर कहा जाए तो 1954 और सिडबी कहा जाए तो 1990। भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है, बताइए कौन सा, जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है, उसे हम लोग कहते हैं रुग्ण औद्योगिक इकाई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों में मासिक सूचकांक के रूप में निर्माण नहीं शामिल नहीं होता है? तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि भारत के 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट और इस्पात, और साथ ही साथ बिजली उत्पादन। तो यहाँ पे हमने कपड़ा उद्योग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, तो इसके अंतर्गत ये नहीं आता है, तो सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है? तो दूसरा सबसे अधिक जो रोजगार देता है वो आपका वस्त्र या फिर कपड़ा क्षेत्र है, वस्त्र या कपड़ा क्षेत्र, ऑप्शन सी। बजबज समस्तीपुर तथा कटिहार केंद्र स्थित है। बजबज समस्तीपुर तथा कटिहार केंद्र स्थित है किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पे स्थित है आपका सूती वस्त्र मिल के लिए, सूती वस्त्र मिल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है हमारा कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना और बाद में कुल्टी में, मतलब पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, जो बाद में कुल्टी में एक अन्य कारखाना स्थापित किया गया था। तो पहला जो कारखाना है वो आपका हीरापुर हो जाएगा, हीरापुर में स्थापित किया गया था, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ध्यान रखना। अगला आता है कि कर्नाटक की होसापेटे में स्थित
स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जो संयंत्र को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था और यह स्थानीय लौह अयस्क तथा चूना पत्थर का उपयोग करता है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के होसापेट में विजयनगर इस्पात संयंत्र, विजयनगर इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट वन, राउरकेला स्टील प्लांट बताइए कि किस देश के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे एक नया आपको देखने को मिल रहा होगा, याद रखना है कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चंस को टफ करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है, किस देश के सहयोग से बना, सभी को पता है, लेकिन किस जिले में पूछा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली परसेंटेज कम हो जाएगा जानने वाले की। तो सुंदरगढ़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपका इसमें पड़ता है सुंदरगढ़ जिले में। और ये किसके सहयोग से? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था राउरकेला को। निम्नलिखित में से कौन सा पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? कौन सा पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? तो ऑप्शन सी, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ऊपर में बताया था ना आपको थ्योरी में कि भारत का जो मुंबई क्षेत्र है, मुंबई जो शहर है, इसे भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जानते हैं हम लोग, कॉटन पॉलिश। ऑप्शन सी। बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? तो ये आपका पड़ता है छोटे नागपुर के पठार, छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन बी। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फाइबर से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे कताई कहा जाता है, कताई यानी स्पिनिंग कहते हैं। ऑप्शन सी स्पिनिंग। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये आपका स्टार्ट किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और भारत में पहला जो औद्योगिक स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल था, ठीक है, 6 अप्रैल 1948, ठीक है, 1948। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिए। वीडियो में कोई भी शिकायत हो, अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम रही। आपके कमेंट्स को हम डेफिनेटली पढ़ेंगे और उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एनसीईआरटी का साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं, 9th-10th का खास करके भी फिलहाल चल रहा है, तो आप उसको जा करके हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 149 के साथ आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाती है और आसानी तरीके से आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करना है, जल्द से जल्द जाइए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और पेड कोर्स के सेक्शन में जाकर के आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।